हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि IAS क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमने बात की थी 1793 के चार्टर एक्ट तक, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। लेकिन उसी क्रम में आगे चलते हुए हम बात करेंगे आज 1813 के चार्टर एक्ट की। तो चलो आइए हम अब चलते हैं अपने 1813 के चार्टर एक्ट पर। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इस चार्टर एक्ट, जब ये चार्टर एक्ट आया तो क्या क्या प्रावधान थे? तो इस चार्टर एक्ट के जो प्रावधान थे, सबसे पहले हमने जब बात की थी 1793 के चार्टर एक्ट की कि कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए, जो इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा कंपनी के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो उसी क्रम में 20 वर्ष बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए। लेकिन कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो प्रतिबंधित कर दिए गए, लेकिन इसकी भी एक अपवाद रहा। क्या? चाय मतलब अर्थात चाय की पत्ती और चीन, चाय व चीन, क्या? चाय व चीन पर कंपनी के व्यापार का पूर्ण अधिकार है। यानी कि पूर्वी देशों के साथ चाय आयात करने पर और चीन के साथ व्यापार करने पर कंपनी का पूर्ण अधिकार रहा, ठीक है। कंपनी का पूर्ण अधिकार बना रहा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी के 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को तो प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन चाय वह चीन के साथ व्यापार पर पूर्ण अधिकार किसका रहा? कंपनी का, ठीक है। इससे अलग इसका दूसरा प्रावधान क्या था? भारत से व्यापार के संबंध में सभी अंग्रेजों को कुछ सीमित प्रावधानों के साथ व्यापार की छूट दी गई। अर्थात अब तक दो मुख्य कार्य है। एक तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए, जो कि 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। लेकिन चाय और चीन के साथ कंपनी का पूर्ण अधिकार बना रहा। सेकंड, सभी अंग्रेजों का, यानी कि इंग्लैंड के जो भी सभी नागरिक थे, ठीक है, उनको कुछ सीमित प्रावधानों के साथ भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, ठीक है। ये दो मुख्य बातें थी अभी तक। तीसरी, इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर, इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया। क्या? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान आया, ठीक है। दूसरा, ईसाई, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि ईसाई मिशनरी किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए? तो इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी भारत में आए और क्या करने? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरी भारत में कब आए? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो 5वां मुख्य कार्य हुआ, कंपनी को
कंपनी का व्यापारिक अधिकार तो खत्म कर दिया गया, लेकिन भारतीय कंपनी का भारतीय क्षेत्रों व राजस्व पर नियंत्रण 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। क्या? कंपनी का अधिकार भारतीय क्षेत्रों व राजस्व नियंत्रण पर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इतनी बात ये आपके 1813 के चार्टर एक्ट में हुई। नंबर 1 क्या? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन चाय व चीनी पर कंपनी का पूर्ण अधिकार बना रहा है। ठीक है। दूसरा, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख का प्रावधान आया। तीसरा, ईसाई मिशनरी भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए। और चौथा, कंपनी का भारतीय क्षेत्रों व राजस्व पर नियंत्रण 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें करनी थी 1813 के चार्टर एक्ट में। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1833 का चार्टर एक्ट, क्योंकि जो चार्टर एक्ट थे वो प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात आया करते थे। तो 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इस चार्टर एक्ट की क्या बात करते हैं? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद सर्जित हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उस गवर्नर जनरल को प्रमोट करके क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो आपसे यही पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उस स्थिति में भी आपको क्या बताना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इस एक्ट का जो दूसरा प्रावधान रहा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया, पूर्ण रूप से। लेकिन कंपनी क्या? प्रशासनिक कार्य की देखरेख अब भी कौन करती थी? कंपनी के द्वारा। प्रशासनिक कार्य की देखरेख किसके द्वारा की जाती थी? अब भी कंपनी के द्वारा। लेकिन जो व्यापारिक अधिकार था वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा जो तीसरा प्रावधान आया, तीसरा प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद में, क्या? गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। विधिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। और प्रथम विधिक अधिकारी कौन था? लॉर्ड मैकाले। ये पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधिक अधिकारी की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा की गई? तो आपको बताना 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। और वह विधिक अधिकारी कौन था? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले की सहायता के लिए 1834 में
एक विधिक आयोग बना, विधिक आयोग का निर्माण हुआ। लॉर्ड मैकाले की सहायता के लिए 1834 में एक विधिक आयोग बना। इस विधिक आयोग के द्वारा ही 1843 में दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था, तो 1843 में किसके द्वारा लगाया गया, विधिक आयोग, जो कि कब बना था, 1834 में। और इसके हेड कौन थे, इसको हेड कौन करता था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये आपसे इतने क्वेश्चन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूछे जा सकते हैं। देखो, जब कंपनी भारत में पूर्ण रूप से अधिकार में आ गई थी, तो उसको कार्य करने के लिए कुछ भारतीय अधिकारियों की या भारतीय क्लर्कों की, सिविल सेवकों की भी सहायता की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए या सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन करवाया। खुली परीक्षा का आयोजन करवाया, ठीक है, खुली परीक्षा का आयोजन करवाया। और कहा गया कि कास्ट, रिलीजन और रेस, यानी कि जाति, धर्म व वंश के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आज आप पढ़ते होंगे आर्टिकल 15 में। ठीक है, लेकिन सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली परीक्षा का आयोजन का प्रावधान तो आया, लेकिन इसका विरोध किसने किया, यह विरोध के कारण लागू नहीं हो सका। किसने किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसका खुलकर विरोध किया, जिस कारण यह लागू नहीं हो सका। तो यह बात आपकी 1833 के चार्टर एक्ट की थी। अब बात करते हैं हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। ठीक है, चार्टर एक्ट के क्रम में यह अंतिम एक्ट आया। क्या, अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, चार्टर एक्ट के क्रम में 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। उसके प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, वर्क, और विधायी जो कि विधायी का मतलब होता है जो कि कानून वगैरह तैयार किए जाते हैं। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ, गवर्नर जनरल के प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए, जैसे कि मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट में एक विधि आयोग का गठन हुआ था, लेकिन यहां बना विधि निर्माण परिषद। गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक विधि निर्माण परिषद का गठन हुआ, जिसमें अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान था, 12 सदस्य हो सकते थे। तो विधि निर्माण का कार्य किसके जिम्मेवारी हो गई, विधि निर्माण परिषद। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य को अलग कर दिया गया। जो विधायी कार्य थे वो कौन तैयार करने लगे, विधि निर्माण परिषद, जिसके अंतर्गत 12 सदस्य कार्य करते थे।
और इसी चार्टर एक्ट में बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इतनी बात हम 1853 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जैसे कि आप सभी भली बात ही जानते होंगे कि 1857 में सैनिक विद्रोह या सिपाही म्यूटिनिटी के कारण तत्काल एकदम एक्ट लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके मुख्य कार्य सबसे पहले क्या आता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसको खत्म कर एक नए पद का सृजन किया गया। और उस नए पद का क्या कहा गया? वायसराय। क्या कहा गया? वायसराय, जो कि डायरेक्ट उत्तरदायी होता था ब्रिटेन की क्वीन के, जो कि डायरेक्ट किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ब्रिटेन की क्वीन महारानी विक्टोरिया के प्रति उत्तरदायी था। अर्थात भारत का शासन डायरेक्ट किसके कंट्रोल में चला गया था? महारानी विक्टोरिया के। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद को खत्म करके क्या बनाया गया? वायसराय का पद। ठीक है, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता था? महारानी विक्टोरिया के। और यही पूछा जा सकता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो उस कंडीशन में भी आपको क्या बताना है? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया रहा था। ठीक है, और एक और नए पद का सृजन हुआ। किसका? भारत सचिव। एक नए पद का सृजन और हुआ, भारत सचिव, जो कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में। ठीक है, जो कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में। ठीक है, यानी कि लंदन में। यह कौन होता था? इंग्लैंड की विधान परिषद का सदस्य होता था। कौन होता था? इंग्लैंड की विधान परिषद का सदस्य होता था। ठीक है, यह भारत में होने वाले प्रशासनिक कार्यों पर नजर रखता था। प्रशासनिक कार्यों की पूर्ण देखरेख कौन करता था? भारत सचिव। ठीक है, और भारत में एक नया पद सृजन हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह, वह कौन था? वायसराय का। लेकिन एक नया पद और सृजित हुआ, भारत सचिव, जो कि इंग्लैंड विधान परिषद का सदस्य होता था और भारत के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था और इंग्लैंड की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। क्या? इंग्लैंड की लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। इसकी सलाह व सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। एक 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो भारत सचिव 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत दो नए पदों का सृजन हुआ, एक तो वायसराय का और एक भारत सचिव का। जो भारत सचिव होता है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश संसद यानी कि लोकसभा वहां कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। वहां की लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन। उसके प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा कि भारत सचिव किस तरीके से होता था।
1 नवंबर 1858 को घोषित यह कानून भारतीय शिक्षित वर्ग के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षित वर्ग के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस कानून को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षित वर्ग के अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे? 1858 के भारत शासन अधिनियम को। तो भारत शासन अधिनियम की बात यहीं तक थी। इसके बाद जो आया आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या मुख्य कार्य हुए, तो ये बात करता हूं इस अधिनियम के तहत क्या क्या मुख्य कार्य हुए। जो वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कह सकते हो कि विधायी कार्यों का, जो उसके कानूनी कार्य थे, उनको विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विधायी कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि पावर अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। किस तरीके से? प्रांतों में विधि निर्माण का जो कार्य था, प्रांतों में विधि निर्माण के कार्य के लिए विधान परिषदों का गठन हुआ। प्रांतों में विधि निर्माण के कार्यों के लिए, प्रांत अर्थात जिस तरीके से आजकल के राज्य होते हैं उस टाइम पे प्रांत बोला जाता था। प्रांतों में विधि निर्माण के लिए विधान परिषद का गठन हुआ और विधि निर्माण का कार्य डायरेक्ट कौन करने लगी? विधि निर्माण। इस तरीके से वायसराय के विधायी कार्यों को कम कर दिया गया, ठीक है, जिसे कहते हैं विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक। इसी एक्ट के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। वो कौन कौन भारतीय थे? नंबर 1 पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सबसे पहले वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले भारतीय थे, ठीक है। नंबर 1 पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। दूसरे व्यक्ति कौन थे? बनारस के राजा देवनारायण सिंह। और थर्ड कौन थे? सर दिनकर राव। थर्ड व्यक्ति कौन थे? सर दिनकर राव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और वह 3 व्यक्ति कौन थे? पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, वह सर दिनकर राव। ये 3 व्यक्ति वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले
3 व्यक्ति थे, और उस टाइम पे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जैसे कि आप जानते हो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की परिषद में 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। वायसराय को एक पावर दी गई, और वो पावर आजकल हमारे राष्ट्रपति को भी दी जाती है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, जिसे क्या कहते हैं हम? अध्यादेश जारी करना। क्या? अध्यादेश जारी करना। यानी कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में, किसी भी आपातकाल की स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने के अधिकार दिया गया, जो कि लगभग 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। अगर आपको अध्यादेश जारी करने का संपूर्ण पैटर्न पढ़ना है तो वो आप अनुच्छेद 143 में देख सकते हैं। आगे मैं जैसे कि संविधान को आगे ले पढ़ाने के क्रम में मैं भी बताऊंगा आपको कि अनुच्छेद 143 होता क्या है। आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो आपको बताना 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। (1892) का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसके तहत ज़्यादा कार्य न होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुख्य कार्य है, वो भी क्या? केंद्र व प्रांतों की जो विधान परिषद थी, केंद्र व प्रांतों की जो विधान परिषद थी, उनमें अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 16 सदस्य और मिनिमम 10 सदस्यों का हो सकते थे। केंद्र व प्रांतों की विधान परिषद में मैक्सिमम 16 सदस्य और न्यूनतम या मिनिमम 10 सदस्य हो सकते थे। और इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता था, इन सदस्यों का निर्वाचन वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता था। अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता था। ठीक है। केंद्र व प्रांतों की विधान परिषद में मैक्सिमम 16 सदस्य, मिनिमम 10 सदस्य। ठीक है। और इनका जो निर्वाचन होता था वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होता था। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते थे? निर्वाचन में जो भाग लेते थे अप्रत्यक्ष रूप से, वो लेते थे विश्वविद्यालयों के टीचर, नगर पालिकाओं के सदस्य, व जिला बोर्डों के सदस्य, जिला बोर्डों के सदस्य। आपसे क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पहली बार निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कब से मानी जाती है? वो मानी जाती है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से भारत में निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ मानी जाती है। ठीक है। और अब हम इसके से आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले कौन थे? मोर्ले थे भारत सचिव, जो पद सृजित हुआ था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और मिंटो कौन थे? भारत वायसराय। ठीक है। भारत वायसराय। इस सुधार का मुख्य जो कार्य था,
इस सुधार का मुख्य कार्य क्या था? मुस्लिमों को खुश करना, यानी कि मुस्लिमों को विश्वास में लाना। इस सुधार का मुख्य कार्य क्या था? मुस्लिमों को विश्वास में लाना। ठीक है, वह उग्रवादी और क्रांतिकारी संगठनों का सामना करना। उग्रवादी में इस 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार आया, जिसमें मॉर्ले कौन थे? भारत सचिव, और मिंटो कौन थे? भारत वायसराय। इसका मुख्य कार्य क्या था? मुस्लिमों को विश्वास में लाना, अर्थात मुस्लिमों को खुश करना, व उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, इसी सुधार के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्वाचन का प्रारंभ कब से हुआ, तो आपको बताना 1898 के भारत परिषद अधिनियम। लेकिन सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रारंभ हुआ वो इसी सुधार के द्वारा हुआ, अर्थात मुस्लिम सदस्यों को वोट केवल मुस्लिम व्यक्ति ही कर सकते थे, केवल मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता था। ठीक है, इस सुधार के द्वारा क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम ही करते थे। इसी तहत इसी क्रम में लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। नंबर 3, सत्येंद्र सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले प्रथम विधिक भारतीय अधिकारी कौन थे? तो आपको बताना सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय विधिक अधिकारी थे। प्रथम भारतीय विधि अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि वायसराय की कार्यपालिका या वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय कौन था जो कि विधि सदस्य बना? तो आपको बताना सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। जैसे कि मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत वायसराय। यह सुधार क्यों था? यह सुधार लाना आवश्यक था क्योंकि भारतीय उग्रवादी और क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन
होम रूल लीग आंदोलन आप जानते होंगे 1916 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के कारण यह सुधार लाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। ठीक है, संवैधानिक सुधारों की मांग को लेकर होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह सुधार लाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। क्या, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसके तहत क्या हुआ, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना और द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली किसके तहत आई, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका या द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ, ठीक है। वह केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आई। द्विसदनात्मक जैसे कि आज भी है राज्यसभा लोकसभा, इसी तरीके से आई द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। राज्य परिषद, जैसे कि आजकल राज्यसभा कहते हैं, और विधान परिषद। राज्य परिषद में कितने सदस्य होते थे, 60। 34 इलेक्टेड होकर आते थे और 26 नॉमिनेटेड किए जाते थे। जबकि विधान परिषद में 144 सदस्य थे, 104 इलेक्टेड होकर आते थे, वह 40 नॉमिनेटेड होकर आते थे। और इसको निम्न सदन भी कहा जाता था। क्या, निम्न सदन। जिस तरीके से राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, इसके सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का था। केंद्र के सभी विधायिक कार्यों पर राज्य परिषद और विधान परिषद का पूर्ण अधिकार था, दोनों का बराबर का अधिकार था। लेकिन अगर बजट की बात कर दी जाए तो बजट के संदर्भ में केवल और केवल विधान परिषद को शक्तियां प्राप्त थी। बजट के संबंध में केवल और केवल विधान परिषद को शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, प्रांतीय विषय, जैसे कि मैंने बताया है द्वैध शासन की शुरुआत हुई, तो इसी तरीके से प्रांतीय विषय भी 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया। एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो क्या थे, राजस्व, वित्त, न्याय व पुलिस, ये क्या थे, आरक्षित विषय, जिन पर केवल और केवल वायसराय व उसकी परिषद के सदस्य ही कानून बना सकते थे। उसकी परिषद के सदस्य कानून बना सकते थे। ठीक है, जिन राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसे था, वायसराय व उसकी परिषद के सदस्यों का। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सब पर जो विधि बनाने का, इन सब पर विधि बनाने का जो कार्य था वो वायसराय वह भारतीय सदस्यों
इन सब पर जो कानून बनाए जाते थे वह वायसराय व भारतीय सदस्यों की सहायता से बनाए जाते थे। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किस सुधार के तहत हुई, तो आपको बताना मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई। नेक्स्ट 1926 में इसी जैसे कि ये भारत शासन अधिनियम आया था, तो इस शासन अधिनियम के द्वारा कहा गया कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग का कार्य क्या रहेगा? सिविल सेवकों की भर्ती करना, जैसे कि आजकल आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ये सब होते हैं, तो सिविल सेवकों की भर्ती करना। इसी क्रम में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसे आजकल आपका लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत आया, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। कब स्थापना की गई? 1926 में। किस नाम से? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका मुख्य वर्ग क्या था? तो सिविल सेवकों की भर्ती करना। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 और या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 तक पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आपका एक भारत परिषद अधिनियम 1935 रह गया, जो कि बहुत ही वाइड है, जिसको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 75% भारत परिषद अधिनियम 1935 से ही लिया गया। उसको थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, तो उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।